हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे स्वप्रेरण के बारे में। स्वप्रेरण यानी नाम से ही पता चल रहा है, स्व यानी स्वयं, प्रेरण यानी प्रेरित होना, स्वयं से प्रेरित होना स्वप्रेरण का अर्थ होता है। स्वप्रेरण हमारे विद्युत चुंबकीय से क्या रिलेटेड है, तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे। अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया कि जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र को किसी कुंडली से पास कराते हैं, किसी कुंडली से गुजारते हैं, उससे गुजर कर जाता है, तो उसमें जो भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उस फ्लक्स के कारण उसके अंदर एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित धारा उत्पन्न इसलिए होता है ताकि वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध कर सके, उसके परिवर्तन को रोक सके, इसलिए कुंडली में ये धारा ऑटोमेटिक अपने से उत्पन्न हो जाता है। ठीक, लेकिन उत्पन्न तो हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है? चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण। तो ये चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन कहां से होता है? क्या ये अपने से होता है? तो आंसर है कि ये जो चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन हो रहा है, ये भी कहीं से कोई बाहर से इसको कोई किया जा रहा है, तब जाके हो रहा है, जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा है। तो ये चुंबकीय फ्लक्स आता कहां से है? तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, ये भी किसी न किसी धारा से ही उत्पन्न किया जाता है। ठीक, अपने आप ये चुंबकीय फ्लक्स तो आएगा नहीं। तो ये चुंबकीय फ्लक्स जो चीज हमें ले आएगा, जहां से उत्पन्न होगा, उसके लिए भी हमें कोई ना कोई धारा चाहिए। तो इसका मतलब पहला एक तो धारा होगा, जो हम बोलेंगे अप्लाइड करंट, यानी कि लागू किया गया विद्युत वाहक बल या फिर लागू किया गया धारा। तो जब लागू किया जाएगा धारा, तो फिर उसके धारा की वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण जब वो चुंबकीय क्षेत्र जब किसी कुंडली से गुजरता है, तो उसमें यदि फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की संख्या। जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उससे गुजरेंगी कुंडली से, उन रेखाओं की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। तो अगर कुंडली में फ्लक्स का परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। तो इस कंक्लूजन से हम ये समझ पाते हैं कि पहले धारा होगा, जो अप्लाइड धारा होगा, यानी लागू किया गया धारा, लागू किया गया वैद्युत वाहक बल हमें चाहिए, जिससे कि हमें क्या मिलेगा? एक चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा, और उस चुंबकीय फ्लक्स के कारण जब उसमें परिवर्तन होता है, तो फिर हमें एक दूसरा धारा मिलेगा, दूसरे प्रकार का धारा मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं प्रेरित धारा। और ये जो प्रेरित धारा हमें मिलता है, ये किस में मिलता है? हमें कुंडली में मिलता है, कॉइल में मिलता है। ठीक, तो इस पूरी परिघटना को, जिसमें कि प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा है, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रेरण बोलते हैं। ठीक, इंडक्शन बोलते हैं। तो अब थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक कॉइल है, ये हमारे पास कॉइल है, यानी कि कुंडली है, और इस कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ऐसा, जिसको हम बोल दे रहे हैं बी। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है इस कॉइल के चारों ओर, ये ऑटोमेटिक अपने से तो हुआ नहीं है, इसको भी उत्पन्न किया गया है। तो जो इसको उत्पन्न किया गया है, तो कैसे उत्पन्न किया जाएगा? हमें एक धारा प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जब इसको स्रोत से जोड़ देते हैं, एक धारा देंगे, और ये कुंजी बना दिए। ठीक, तो ये जब कुंजी ऑन करेंगे, आप इसको स्विच को ऑन करेंगे, तब इसमें क्या फ्लो होगा? एक धारा फ्लो होगा, और उस धारा की वजह से इसके कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएंगे? वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा, नहीं, चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स बन जाएगा। और ये जो चुंबकीय फ्लक्स होगा, इसी कुंडली के अंदर से जाएगा। ठीक, इसी कुंडली के अंदर से जाएगा, और अंदर से जा रहा है, तो इसका मतलब कुंडली के अंदर क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा, या फिर वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। इसका कनेक्शन इससे कोई मतलब नहीं है। यहां पे क्या प्रोड्यूस होगा? हमें ई प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी वैद्युत वाहक बल। ठीक, ये हमारा जो अप्लाई, जो हमने लगाया है धारा, किसके कारण, किसके लिए? तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। तो ये हमारा लागू किया हुआ धारा है। जैसे ही हमने इसको लागू किया,
तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हुआ। चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होने से जितनी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं उस कुंडली से होकर गुजरेंगी, तो गुजरने के कारण उसमें जो परिवर्तन होगा, उनके फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा, तो फिर इस कुंडली में एक अलग प्रकार का धारा उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेरित धारा या फिर वैद्युत वाहक बल। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कुंडली एक ही है, कुंडली एक है, लेकिन ये काम दो हो रहा है इसका। पहला काम तो ये कि इसमें जब भी धारा प्रवाह किया जा रहा है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है, और उसी कुंडली में वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसी कुंडली में एक विरोधी धारा उत्पन्न हो जा रहा है, जो परिवर्तन का विरोध कर रहा है। कौन सा धारा? प्रेरित धारा। तो क्योंकि कुंडली एक ही है जो कि प्रेरित धारा उत्पन्न कर दे रही है खुद से, स्वयं से, इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण यानी कुंडली का देखिए, ये कुंडली स्वयं से अपने आप को प्रेरित कर रही है, अपने आप में एक प्रेरित धारा उत्पन्न कर दे रही है चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करने के लिए। तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिख चुके होंगे, फिर भी मैं एक बार रीड कर देता हूं। किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होने के कारण उसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, और इस पूरे घटना को हम बोलते हैं स्वप्रेरण, यानी खुद से प्रेरित होना। किसका? प्रेरित धारा का, यानी वैद्युत वाहक बल का उत्पन्न हो जाना। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम छोटा सा गणना करते हैं, एक छोटा सा डेरिवेशन हम सॉल्व करते हैं स्वप्रेरण का, जिसमें कि हम देखते हैं कि कितना वैद्युत वाहक बल इस कुंडली में क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है, और साथ में हम ये गणना करते हैं कि इसमें स्वप्रेरण गुणांक कितना होता है। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जितनी यहाँ पे देखिए, जितना ज्यादा फ्लक्स गुजरेगा इससे कुंडली से, उतना ही ज्यादा हमें क्या मिलेगा? धारा मिलेगा। ठीक, जितना ज्यादा फ्लक्स उतना धारा, या फिर ऐसा कह सकते हैं जितना धारा उतना फ्लक्स, जितना इधर से आप धारा प्रवाह कराएंगे उतना ही आपको फ्लक्स देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स किस पे निर्भर कर रहा है? धारा पे। तो हम बोल रहे हैं कि ये चुंबकीय फ्लक्स धारा के अनुक्रमानुपाती है, और ये जो अनुक्रमानुपाती है, इसका जब आप सिंबल हटाएंगे, इसका कांस्टेंट ले आएंगे, तो यहाँ पे बनता है एल आई। ठीक, तो एल क्या है? एल एक नियतांक है, और इसको हम बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक। क्या बोलेंगे? स्वप्रेरण गुणांक। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन हम बाद में भी तय करेंगे। यहाँ पे अगर एल हम निकालना चाहे तो ये कितना हो जाएगा? 5b/I। ठीक, इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स प्रति धारा, प्रति इकाई धारा। ठीक, ये कहलाता है हमारा क्या? स्वप्रेरण गुणांक 5b/I। 5b क्या है? चुंबकीय फ्लक्स, डिवाइडेड बाई I है, तो प्रति इकाई धारा। ठीक, इसके बाद अगर इस कुंडली की कुछ संख्या होगी, इसमें कुंडली जब लपेटा गया है तो इसके फेरों की कुछ संख्या होगी। अगर हम मान के चलें, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, तो यही फार्मूला फिर हमें चेंज हो जाएगा, और क्या मिलेगा? n का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मिल जाएगा n5b/Li। ठीक, ये तो था हमारा किसके लिए? एक कुंडली के लिए। अब एक कुंडली में फेरों की संख्या कई फेरे हैं, हमने कहा कि ये n फेरे हैं, तो n का जब मल्टीप्लाई कर दिए तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कि कितना इस कुंडली में वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक, तो कैलकुलेट करते हैं। कुंडली में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल। तो वैद्युत वाहक बल को हम ई से दिखाएंगे, कैपिटल ई या फिर स्मॉल ई, किसी से भी आप दिखा सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका फार्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कितना आता है, प्रूफ किए थे ना फेराडे के नियम से। कितना? माइनस का
d∅b अपॉन dt, क्योंकि यहाँ n भी है तो इसको, n क्या है, फेरों की संख्या, तो n को भी लेके चलिए। तो ये कितना हो जाएगा, E बराबर n d∅dt d n∅b अपॉन dt। तो ये कितना, n∅b हमारा Li है, तो ये हो जाएगा माइनस di अपॉन dt इंटू में L। Li यहां से आ गया है n∅b की जगह पे, ठीक। तो E आया हमारे पास कितना, E क्या है, उत्पन्न वैद्युत वाहक बल या फिर बोल सकते हैं प्रेरित धारा। तो ये आ गया हमारे पास माइनस L di अपॉन dt। ये फार्मूला है वैद्युत वाहक बल, यानी इतना वैद्युत वाहक बल इस कुंडली में उत्पन्न हो जाता है, ठीक। अगर यहां से आपको L कैलकुलेट करना है, तो L अगर कैलकुलेट करना है तो L यानी स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूं, दिख रहा है ना, मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप L कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा L बराबर माइनस का E अपॉन में di अपॉन dt। अगर di अपॉन dt को हम लिख दें 1 एम्पियर पर सेकेंड, तब ये कितना बन जाता है, L बराबर माइनस E, ठीक। L क्या है, स्वप्रेरण गुणांक, E क्या है, प्रेरित धारा यानी वैद्युत वाहक बल। माइनस साइन, माइनस का साइन हमें यह बताता है कि जो भी प्रेरित धारा है वो मुख्य धारा के विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में क्यों है, क्योंकि वो परिवर्तन का विरोध कर रहा है, वो एक विरोधी धारा है, ठीक। और इस हिसाब से स्वप्रेरण का गुणांक हम एक परिभाषा और बनाते हैं कि किसी कुंडली में वैद्युत वाहक बल का वह मान, वैद्युत वाहक बल का वह संख्यात्मक मान जो कि कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड के धारा परिवर्तन के वजह से उत्पन्न होता है। फिर से सुनिए, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक वह उत्पन्न प्रेरित धारा के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की धारा परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक। तो ये आप नोट किए होंगे, मैं आपको PDF भेजा था इसका, तो मैं वही परिभाषा बता रहा हूं, तो दोबारा नोट नहीं करेंगे, वही रहेगा, ठीक। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, एक थोड़ा सा सवाल समझिए। अगर धारा परिवर्तन की दर मान लीजिए di अपॉन dt आपके पास 10 एम्पियर पर सेकंड है, ठीक। di अपॉन dt 10 एम्पियर पर सेकंड है, और आपको यदि प्रेरित धारा उत्पन्न करना है कुंडली में, मान लीजिए 1000 वोल्ट का, 1000 वोल्ट का प्रेरित धारा आपको उत्पन्न करना है कुंडली में, और परिवर्तन दर कितना है धारा का, 10 एम्पियर पर सेकंड, ठीक। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्वप्रेरण गुणांक कुंडली का क्या होगा। स्वप्रेरण गुणांक यानी L पूछा जा रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, फार्मूला याद करेंगे आप। फार्मूला क्या था हमारा, E बराबर माइनस L di अपॉन dt। di अपॉन dt क्या है हमारा, 10 एम्पियर पर सेकंड यानी प्रति सेकंड। तो E का मान हमारे पास है 1000, और माइनस का साइन क्या बताएगा, वो विपरीत दिशा को बताएगा, तो इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। तो ये हो जाएगा L, और ये di अपॉन dt हमारा 10 है, तो 10 इधर जाके डिवाइड करेगा, तो ये 0 0 कटा, यानी स्वप्रेरण गुणांक कितना आ जाएगा, 100 हेनरी। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता है हेनरी, या फिर वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड, या फिर वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड भी होता है। तो इतना 100 हेनरी यानी 100 वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड हमें स्वप्रेरण गुणांक चाहिए अगर कुंडली में 1000 वोल्ट का प्रेरित धारा उत्पन्न करना है तो, ठीक। अगर इसी कुंडली में अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको 20,000 प्रेरित धारा उत्पन्न करना है, तो बताइए फिर L कितना चाहिए। तो 20,000 धारा उत्पन्न करने वोल्ट उत्पन्न करने के लिए प्रेरित धारा कितना L चाहिए, यही फार्मूला लगाएंगे आप। 20,000 di अपॉन dt कितना है, 10 है,
तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कटा, तो फिर हमारे पास कितना आ जाएगा 2000 हेनरी। 2000 हेनरी क्या स्व प्रेरण गुणांक चाहिए, इतना अगर प्रेरित धारा हमें कुंडली में उत्पन्न करना है 20,000 तो। ठीक, और इसमें अगर आपको सीखना है, जानना है कि ये प्रेरित धारा नहीं, स्व प्रेरण गुणांक की अगर बात करें, स्व प्रेरण गुणांक का और क्या यूज है, कैसे काम करता है, तो इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, ये हमारे पास कुंडली है, राइट, ये स्विच है, और इसमें एल क्या है, स्व प्रेरण गुणांक। इस कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक मान लीजिए एल है। इससे कुछ न कुछ धारा का प्रवाह हो रहा है। ठीक, धारा का प्रवाह हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि इस कुंडली में अगर आप बीच कहीं रास्ते में, जहां पे अगर आप बल्ब लगा दें, ये क्या है, हमारा बल्ब है। अगर आप इस बीच रास्ते में अगर बल्ब लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि स्व प्रेरण गुणांक की वजह से ये बल्ब एकदम से नहीं जलेगा। एकदम से नहीं जलेगा। एकदम से क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि इस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जा रहा है, और वो धारा, उस जो भी धारा इसमें प्रवाह हो रहा है उसके परिवर्तन का विरोध करेगा। तो विरोधी धारा एक उत्पन्न होगा जिसको हम बोल रहे हैं प्रेरित धारा, तो वो उसका अपोज कर रहा है। तो इसमें जितना भी परिवर्तन हो रहा है धारा में प्रति सेकंड, उसी को हम बोलेंगे स्व प्रेरण गुणांक। और उसकी वजह से जितना यहाँ पे ई हमें प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे जो ई प्रोड्यूस होगा वो अचानक से नहीं होता है, वो धीरे धीरे होगा। ठीक, तो बल्ब हमारा अचानक से, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, अचानक से एकदम जलेगा नहीं तेजी से, बल्कि धीरे धीरे ऐसे 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 धीरे धीरे जलता है। ठीक, किसके कारण, स्व प्रेरण गुणांक के कारण। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें परिवर्तन होगा di/dt में, और di/dt में अचानक से परिवर्तन नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ना। 0 से 1 एम्पियर जाने में, 0 से 2 एम्पियर, 0 से 3 एम्पियर। इसलिए ये इसका एप्लीकेशन है कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि धारा बढ़ने में समय लगता है। किसके कारण, स्व प्रेरण गुणांक के कारण। दूसरा एप्लीकेशन आप ये देख सकते हैं कि अगर इसी बल्ब को अगर आप यहां पे, ये श्रेणी में था, अब समांतर में लगा दीजिए। इसी बल्ब को जब आप समांतर में लगाएंगे तब आप देखेंगे कि ये बल्ब शुरू में तो तेजी से जल जाता है। शुरू में तेजी से इसलिए जल जाता है क्योंकि जब यहां से धारा का प्रवाह स्टार्ट होगा, तो धारा का प्रवाह होने के लिए इसके पास दो रास्ते हैं। एक तो ये बल्ब वाला रास्ता, दूसरा ये कुंडली वाला रास्ता। तो कुंडली वाला क्या करेगा, इस धारा का विरोध करेगा। ठीक, धारा का विरोध कैसे करेगा, अपने अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करके। तो ये जो धारा है इधर जाना पसंद नहीं करेगी, तो वो फिर किधर से जाना पसंद करेगी, इधर से पसंद करेगी। तो बल्ब हमारा इसमें एकदम तेजी से फ्रेश जलता है। ठीक, क्योंकि सारी धारा इधर फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन कुछ समय बाद ये होता है कि ये समय ऐसा आ जाता है कि ये अपना परिवर्तन दर नियतांक कर लेता है। ठीक, शुरू में तो परिवर्तन करता है, विरोध करता है काफी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब ये विरोध करना बंद कर देता है, यानी इसका परिवर्तन दर नियतांक हो जाता है, तो उस केस में ये बल्ब धीरे धीरे डिम हो जाता है, और एक समय ऐसा आएगा कि कुछ देर बाद वो फिर बल्ब बंद हो जाता है, और सारी धारा फिर इससे फ्लो होना स्टार्ट कर देती है कुंडली से। ठीक, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रेणी में अगर ये हमारा है एल यानी स्व प्रेरण गुणांक, अगर श्रेणी में हम जोड़ते हैं स्व प्रेरण गुणांक के बल्ब तो क्या होगा, तो ये बल्ब धीरे धीरे जलेगा। ठीक, तेजी से नहीं जलेगा। जब इसको हम समांतर में जोड़ देते हैं, बल्ब को लगा देते हैं, तो इसमें क्या होगा कि शुरू में तो बल्ब तेजी से जलेगा, लेकिन बाद में ये बल्ब बंद हो जाएगा। ठीक, तो ये था स्व प्रेरण गुणांक का अर्थ, कहाँ इसका यूज होता है। और स्व प्रेरण गुणांक में हम दिशा की बात करें कि दिशा इसका कैसा होगा, तो इसकी देखिए दो दिशाएं होती हैं, और जो दिशाओं का निर्धारण है वो इस आधार पे है कि धारा का प्रवाह क्या हो रहा है, धारा का प्रवाह बढ़ाया जा रहा है कि घटाया जा रहा है। ठीक, तो डायरेक्शन, दिशा के लिए हम कौन सा नियम पढ़ते हैं,
लेंज का नियम। ठीक, लेंज नियम के अनुसार दिशा कैसी होती है, प्रेरित धारा की दिशा हमेशा मुख्य धारा से विपरीत दिशा में होती है। ठीक, तो फिलहाल हम यहाँ पे अभी स्व प्रेरण की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब कभी हम स्विच को ऑन करते हैं, जैसे ही आप इस पूरे सर्किट में स्विच को ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो इस कुंडली से धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा। और धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्विच जैसे आप ऑन करेंगे तो इसमें धारा बढ़ेगा। धारा का क्या होगा, धारा बढ़ेगा, प्रवाह करना स्टार्ट करेगा। तो जब भी धारा बढ़ेगा तो जो आपने अप्लाई किया है धारा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। कौन सा वैद्युत वाहक बल, लागू किया हुआ वैद्युत वाहक बल इस डायरेक्शन में। और इसके विपरीत दिशा में आपको मिलेगा क्या, प्रेरित धारा। राइट, ठीक, तो इसके विपरीत दिशा में आपको मिलेगा प्रेरित धारा। कब होता है ये, स्विच को ऑन करने पे। जैसे ही आपने स्विच को ऑन करेंगे आप तो धारा का प्रवाह बढ़ना स्टार्ट करेगा। और जब कभी धारा का प्रवाह बढ़ता है तो बढ़ने के कारण ये कुंडली में धारा का प्रवाह जो बढ़ रहा है उसका विरोध करेगा। विरोध के करने के कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। और ये प्रेरित धारा इसके विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, दूसरे सिचुएशन में ये होता है कि दूसरे सिचुएशन में ऐसा हो जाएगा कि ये आपने स्विच को ऑफ कर दिया। ठीक, स्विच को यहाँ पे ऑन किया था, यहाँ पे स्विच को ऑफ कर दिया। तो जैसे ही ये लागू किया हुआ ईएमएफ का डायरेक्शन यही है। ठीक, और जब स्विच को आपने ऑफ किया तो इसमें जो धारा का प्रवाह हो रहा था ये धारा का प्रवाह घटना स्टार्ट कर देगा। तो जब ये धारा का प्रवाह घटता है तो ये प्रेरित धारा इसका सपोर्ट करता है, सहायता करता है। यहाँ पे बढ़ने का तो विरोध कर रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर धारा घट के I2 0 होना चाह रही है तो ये इसकी मदद करता है, सहायता करता है। और मदद कैसे करेगा, इसकी डायरेक्शन, प्रेरित धारा की भी डायरेक्शन यही हो जाती है जो लागू किया हुआ धारा है। ठीक, तो जब आपसे डायरेक्शन पूछा जाएगा तो आप आंसर देंगे कि जब भी करंट को बढ़ाया जाता है तो प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा यानी जो लागू किया हुआ धारा होगा उसी की दिशा, उसके विपरीत दिशा में होगी। और जब कभी करंट को यानी धारा को घटाया जाएगा स्विच को ऑफ करके, तो जो भी हमारा मुख्य धारा होगा उसी की दिशा में हमारी प्रेरित धारा भी होगी। ठीक, तो आंसर ये घटाने और बढ़ाने पे डिपेंड करता है धारा का। ठीक, बाकी चीजों पे ये डिपेंड नहीं करता है। धारा बढ़ा तो प्रेरित धारा की दिशा इसके विपरीत होगी, धारा का मान घट रहा है तो प्रेरित धारा की दिशा इसी की दिशा के समान होगी। ठीक, तो ये था स्व प्रेरण के बारे में। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।